नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो सिडनी में संकट। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का चोटिल होने का सिलसिला जारी है। अब इस कड़ी में केएल राहुल का नाम भी जुड़ गया है। शनिवार को टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए उनकी बाईं कलाई में मोच आ गई। इसके बाद उन्हें मौजूदा बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर होना पड़ा। 28 साल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शेष 2 टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। केएल राहुल पूरी तरह ठीक होने में लगभग 3 सप्ताह लगेंगे। राहुल अब भारत लौटेंगे और बेंगलुरु के क्रिकेट एकेडमी में रिहैब की प्रक्रिया से गुजरेंगे। बीसीसीआई ने बयान दिया है और एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को भारतीय टीम के अभ्यास सत्र के दौरान नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल की बाईं कलाई में मोच आ गई। सीरीज का तीसरा टेस्ट सिडनी में 7 जनवरी से होना है। बात यहां पर सिर्फ केएल राहुल की चोट की नहीं है, बात यहां पर है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जिस तरह से मैच से पहले जो बवाल मचा, जिस तरह से हमारे 5 खिलाड़ी आइसोलेट कर दिए जाते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, फिर बीसीसीआई से एक तीखी प्रक्रिया उनके लिए जाती है जो ऑफिशियल्स देते हैं कि हम लोग लगभग 6 महीने से क्वारंटीन है। उसके बाद भी हमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके लोग हैं, वो हमें एक चिड़िया जानवरों की तरह हमें ट्रीट कर रहे हैं। ये बीसीसीआई का बयान आता है। ब्रिस्बेन में जो अगला मैच होना है सिडनी के बाद 15 तारीख से, वहां पर भी बीसीसीआई मना करता है, पर वो लिखित में कोई आदेश नहीं देता, लेकिन अपनी प्रक्रिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाता है कि हम लोग नहीं खेल सकते, वहां कोविड ज़्यादा बढ़ गया है, हम नहीं खेल पाएंगे। जब वहां पर सौरव गांगुली ने बयान दिया, जब वो मीटिंग में थे, तो जब वहां से मेल आता है कि आपके 5 खिलाड़ी वहां पर हैं, तो उन्होंने कहा जब आप लोग इतने खिलाड़ियों के साथ आप कह रहे हैं कि बायो बबल में होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आप दर्शक बुला रहे हैं, वहां पर कहीं भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है जो आईसीसी ने बनाए हैं। बेशक आपके यहाँ कोविड खत्म हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी आप कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी फंसता नजर आया। अब जिस तरह सिडनी क्रिकेट पे जो लग रहा था कि 5 खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, जो उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आने के बाद भारत कहीं ना कहीं अब काफी संतुष्ट होगा। और इन सब पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। संदीप, जिस तरह से बायो बबल एक नई प्रक्रिया चालू हुई है क्रिकेट में, या बात करें पूरी तरह से स्पोर्ट्स में, बायो बबल एक बहुत अच्छी चीज बनाई है। यहां से आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। एक कमरा आपको दे दिया जाएगा, आप सिर्फ अमूमन प्रैक्टिस से मिलेंगे आके, या एक होटल में आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं 6 महीने से जो टीम क्वारंटाइन का ये दौर झेल रही हो, 6 महीने में 3 महीने आपने लगभग वो झेल लिया हो बायो बबल, उसके बाद अगर आप वो बाहर निकल गए हैं, कुछ खा लिया। उससे पहले एक इवेंट में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भी गए थे इसी इवेंट से, इस टेस्ट सीरीज से पहले। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ही एक इवेंट था, वहां पे बड़ी फोटो खींची गई थी, लेकिन वहां पे कोई प्रक्रिया नहीं आई थी क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की भी बात थी। लेकिन जहां पर ये खाना खाने चले गए, कुछ 5 लोगों को उन्होंने कहा कि आपके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सही से काम नहीं किया, वो चाहते तो रोक सकते थे, वो ओपन रेस्टोरेंट में जा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का बुरा रवैया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा क्रिकेटर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये जो भी बातें चल रही हैं बैक ऑफ द ग्राउंड, मुझे लग रहा है ये जो स्ट्रैटेजी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, ये आज की स्ट्रैटेजी नहीं, बहुत पहले से इनका ये स्ट्रैटेजी ये हमेशा काम में लाते रहे हैं। आप अगर बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहते, 2018 का जो टूर था उसको याद करें। पहला टेस्ट मैच जब खत्म हुआ था, उसके बाद ही इन्होंने एकदम स्टार्ट कर दिया था छोटी छोटी चीजों को लेके, भारतीय क्रिकेट के बारे में, भारतीय टीम के बारे में, भारतीय ड्रेसिंग रूम के बारे में जाने क्या क्या बोलना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। एक मुझे याद आता है ईशांत शर्मा का और अजिंक्य रहाणे का कोई एक छोटा सा वीडियो था, या अश्विन थे शायद, उसमें उन्होंने छोटा सा वो 2-3-4 सेकंड का वीडियो उन्होंने लीक करके ऐसा प्रोपोगेंडा चला दिया था कि भारतीय टीम में फूट पड़ गई है, जबकि एकदम नॉर्मल सी चीज थी जो ग्राउंड के बीच में घटित हुई थी। तो ये जो माइंड गेम खेलने की स्ट्रेटजी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की टीम की, ये बहुत पुरानी रही है। पहले देखिए स्लेजिंग
ही देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ही लेके आए हैं क्रिकेट में। पहले स्लेजिंग करते थे, मगर स्लेजिंग तब इनकी काम करती थी जब और टीमों के खिलाड़ी मेंटली वो उतना टफ नहीं थे। बट अभी आज के टाइम पे अगर बात करें तो लगभग 4-5 ऐसी कंट्रीज है जिनके प्लेयर्स चाहे तो परफॉर्मेंस होने दीजिए चाहे मेंटल टफनेस होने दीजिए इक्विवेलेंट है ऑस्ट्रेलिया से। और अगर कहीं बात आक्रामक क्रिकेट की आती है तो 20 भी बैठ जाते हैं। तो वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं उन्होंने ग्राउंड में तो खत्म कर दी। बट जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है जो कि हमेशा 12th मैन का काम करती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए, उसने अपना काम जारी रखा है। जिस तरह से ये बायो बबल को लेके और कोरोना के नियम्स को लेके ये 4-4 5-5 खिलाड़ियों को बीच में जैसे इन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल बनाया, आप देखिए स्टेडियम में बुरी तरीके से दर्शक आ रहे हैं, अपना मिंगल हो रहे हैं, ड्रिंक्स भी कर रहे हैं, नाच भी रहे, गा भी रहे, वहां पे कोई कोरोना के जैसा आपने बोला कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बट प्लेयर्स के लिए हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑस्ट्रेलियन जो मेजबान कंट्री है तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। इस तरह से कोई रूल नहीं टूटे तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। बट मुझे लगता है ये प्रोपोगेंडा ज्यादा है ना कि रियलिटी। और जो ब्रिस्बेन का आपने नाम लिया तो ये भी एक माइंड गेम है। मैथ्यू वेड देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया और उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ब्रिस्बेन पर्थ का विकेट जो है बहुत मतलब हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि बहुत तेज विकेट है, इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम वहां जाने से डर रही है। तो दूसरे टेस्ट मैच की समाप्ति के बाद ये जो मेंटल गेम खेलना शुरू किया, ये ऑस्ट्रेलियंस की बहुत पुरानी आदत है। मगर मुझे लगता नहीं है कि अब इंडियन क्रिकेट टीम उस दौर में है कि जहां पे ये मेंटल बैटल में ये पीछे रहने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि बराबर से बल्कि बढ़ के जो है जवाब देने वाले खिलाड़ी हैं, इनसे फर्क पड़ने वाला है। और ये शायद भूल जाता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कि आजकल की कमान जो है वो सौरव गांगुली दादा के पास है। उनको तुरंत जवाब दिया सौरव गांगुली ने, तुरंत जो मेल उनके पास आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कि आपके प्लेयर्स ने बायो बबल तोड़ा है और अब बताइए जो भी उन्होंने किया हो, ऑफिशियल जो भी मेल आया तो उन्होंने तत्काल रिप्लाई जाता है बीसीसीआई की तरफ से, जो उनके मीडिया हेड हैं बीसीसीआई को नोट लिखते हैं कि सौरव गांगुली ने ये कहा है कि भैया कि आप इतने दर्शक बुला रहे हैं, बायो बबल तब कहाँ है? उन्हीं दर्शकों के बीच से हमारे प्लेयर आ रहा है, बायो बबल तब कहाँ है? आपने बताया वहाँ डांस चलता है, ड्रिंक्स चल रही हैं, उन्हीं से प्लेयर्स से हाथ मिला रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, तब बायो बबल आपका कहाँ? तब बायो बबल नहीं है। और जो ब्रेड हॉग और मैथ्यू वेड, इन तीनों लोगों ने कहा कि ब्रिस्बेन में भारत डर रहा है, तो भारत को सिडनी में ही डरना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप एक बार 2007 की अगर मैं बात करूं तो आप 13 लोगों के साथ इस ग्राउंड पर उतरे थे, आपको याद होगा वो मैच, राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी थी और किस तरह से एक अच्छी अंपायरिंग की वजह से भारतीय टीम मैच हार गई थी। तो कहीं ना कहीं भारत को गाबा से ज्यादा सिडनी में डरने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे तो 13-14 प्लेयर हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम से। लेकिन बात इन सब की नहीं है, किसी को विरोध या किसी का बुरा दिखाने के लिए नहीं, बात यहां पर भारतीय टीम के लिए एक चिंता का विषय है। जिस तरह से उमेश यादव के बाद केएल राहुल भी चोटिल हो गए, अब प्लेइंग 11 कल डिसाइड होना है, उससे पहले ठीक केएल राहुल का चोटिल हो जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है रहने के लिए। देखिए केएल राहुल जिस तरह का फॉर्म लेके ऑस्ट्रेलिया गए थे, बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि उनको टेस्ट मैचेस में जरूर मौका मिलेगा। बट मुझे लग रहा है जिस तरह से पहले 2 टेस्ट मैच होने के बाद उनको मौका मिला नहीं, और जिस तरह से शुभमन गिल ने ऊपर आके रन बनाए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि तीसरे टेस्ट मैच में भी उनको मौका मिल सकता था। ऐसा मेरा मानना था कि रोहित शर्मा की जगह जरूर बनती थी, क्योंकि देखिए उप कप्तानी भी उनको दे दी गई है, तो अगर वाइस कैप्टन तो टीम में जरूर खेलेगा, तो वो तो पक्का कल ओपनिंग जो है 7 तारीख को ओपनिंग करने वाले हैं। अब केएल राहुल का तो मुझे उतना चिंताजनक नहीं लग रहा, बट मुझे लग रहा है कि उमेश यादव का इंजरी ज्यादा इफेक्ट डालेगी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप देखिए बिल्कुल अनुभवहीन हो गई है। खासतौर पे फास्ट बॉलिंग की बात करें, बुमराह एक अकेले बॉलर बचे हैं। जब पिछली बार मोहम्मद शमी इंजर्ड हुए थे, तब भी मैंने चिंता जताई थी कि किस हद तक उनकी कमी पूरी कर पाएंगे, और जिससे कि बुमराह के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़े। मुझे लग रहा है अब हालात ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि 2 एकदम नए बॉलर हैं जिनको टेस्ट मैचेस का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। वो चाहे सैनी कल खेले, परसों चाहे सैनी खेलते हैं, शार्दुल ठाकुर खेलते हैं या फिर नटराजन खेलते हैं, उनका डेब्यू ही होने वाला है। और साथ में जो उनके एक बुमराह ही है जो थोड़ा अनुभवी गेंदबाज है, भारी होने वाला है, बहुत भारी होगा, क्योंकि बैटिंग में ये टीम मजबूत है, लेकिन हमारा जो कप्तान है वो प्रो बॉलिंग कप्तान है, थोड़ा वो बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट करता है। मेरे हिसाब से कल शार्दुल ठाकुर को अगर मौका देते हैं आप, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्विंग लेता है बॉल, जितना मैंने क्रिकेट देखा है, कभी गया तो नहीं, लेकिन तब भी जितना विकेट को समझा है मैंने, वहां पर स्विंग होता है बॉल। अगर शार्दुल ठाकुर को आप मौका देते हैं
तो कहीं ना कहीं सिराज, बुमराह और एक आपके पास हो जाएगा स्विंग बॉलर शार्दुल ठाकुर के रूप में, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा भारतीय टीम को मदद देगा। जी, देखिए शार्दुल ठाकुर के साथ संभावना इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि बाकी दोनों और गेंदबाजों के मुकाबले प्रथम श्रेणी क्रिकेट का अनुभव भी इनके पास बहुत है। ये लगभग 7-8 सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और 200 से ज्यादा विकेट हैं इनके। नटराजन की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का मैच खेला है। इनकी उम्र ज्यादा है, मैचेस इनके कम है प्रथम श्रेणी क्रिकेट के, और नवदीप सैनी के पास भी उतना अनुभव है नहीं। तो शार्दुल ठाकुर एक बार बहुत दुर्भाग्यशाली रहे थे कि एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला मगर बॉल डालने से पहले वो इंजर्ड हो गए, पूरे मैच में एक भी ओवर डाल नहीं पाए। तो एक शार्दुल ठाकुर अपनी जो है उनका दावा जरूर ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं बात यह है कि देखा जाए इन तीनों के मुकाबले में नवदीप सैनी जो थे वो पहली चॉइस थे टीम में आने के लिए, मतलब जो 15 की टीम सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद देखिए मोहम्मद सिराज आए, उसके बाद नटराजन आए, उसके बाद शार्दुल ठाकुर आए। तो मुझे लग रहा है जो आपने बेस्ट 11 चुनी थी, बेस्ट 15 चुनी थी 15 की, उसमें नवदीप सैनी को अगर आपने चुना था तो मुझे लग रहा है कि नवदीप सैनी को पहले मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपने इन तीनों बॉलरों के मुकाबले उसको ज्यादा बेहतर मान के पहले 15 में चुना था। बाकी खिलाड़ी इंजर्ड होते गए और आप उसका रिप्लेसमेंट लाते रहे। तो अगर आप रिप्लेसमेंट को लाके खिला दे रहे और एक्चुअल टीम में जो खिलाड़ी नहीं खेल रहा था उसको नहीं खिलाएंगे तो उसके मनोबल पे बहुत भारी असर पड़ने वाला है। बट मुझे लगता है जो कंडीशंस है उसको मद्देनजर रख के टीम जो भी है, कोचेस हैं, टीम संयोजन जो है वो बनाएंगे। देखते हैं किसको मौका मिलता है। लेकिन एक मेरा कहना ये भी कह रहा है, मैं आपसे राय लूंगा, जिससे टी नटराजन लेफ्ट आर्म बॉलर कोई अभी नहीं है भारतीय टीम में, जडेजा को हटा देकर, तो मेरे हिसाब से नटराजन को अगर मौका दे सकते, देखिए सरप्राइज पैकेज है टेस्ट में, अगर आपको विविधता लानी है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। शेन वॉन यूं ही शेन वॉन नहीं बन गए, ऐसे मीडियम पे से बॉल हो रही, जैसन गिलेस्पी और एंडी विकल्प बॉल फेंक रहे हैं, एकदम से फर्स्ट चेंज होता है, ब्रेटली की जगह शेन वॉन बॉल लेते हैं एशेज में और 2 विकेट ले लेते हैं, और उसी के बाद से इंग्लैंड वो पूरी सीरीज सर्वाइव करता है शेन वॉन के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि अगर नटराजन को आप मौका दे दें, कहीं ना कहीं उनके पास जो विविधताएं हैं, जिस तरह से स्लोवर बॉल, यॉर्कर और बाउंसर मारते हैं, जो मिश्रण है उनके पास, वो ज्यादा काम देगा भारत को। जी, देखिए एबिलिटी और जो स्किल है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि जो विविधता आती है आपके गेंदबाजी के आक्रमण में। लगातार भारतीय टीम दाएं हाथ के गेंदबाजों को खिलाया जा रहा है, इनके पास एक भी बाएं हाथ का गेंदबाज नहीं है। तो जब बाएं हाथ का कोई गेंदबाज आता है तो जरूर वो विविधता लेके आता है गेंदबाजी आक्रमण में, क्योंकि देखिए एंगल एकदम बदल जाता है जब वो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉल डालता है। तो जो बैट्समैन है उसका जो रिलीज पॉइंट है बॉलर का वो एकदम चेंज हो जाता है, अंपायर के राइट साइड सर के ऊपर आ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जरूर एक नयापन लाता है टीम में और गेंदबाजी आक्रमण में और विविधता लाता है। तो और ऊपर से नटराजन बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले नहीं हुए हैं, तो इसलिए वो भी सरप्राइज पैकेज है। बहुत छोटा सा उन्होंने अपना एक हुनर दिखाया था T20s में, वो क्या कर सकते हैं मुझे लग रहा है इनमें उम्मीदें बहुत हैं, स्किल्स बहुत है। हो सकता है कि इनको मौका मिले और ये जो है उस मौके पे खरा उतरे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक सीरीज याद आती है, 2010 या 11 की सीरीज थी वो, 2011 की अफ्रीका दौरे की। वहां पर जहीर खान चोटिल हो जाते, उनकी जगह जयदेव उनादकर को लाया जाता है। जयदेव उनादकर जिस तरह से अफ्रीका के विकेट में ग्रेम स्मिथ, हाशिम आमला, जैक कालिस को परेशान करते नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से लेफ्ट आर्म जब से जहीर खान गए हैं या इरफान पठान, आरपी सिंह, इनका दौर खत्म हुआ। उसके बाद से कई चेंजेस हुए जरूर हैं, खलील को भी खिलाया गया, अब टी नटराजन है, लेकिन एक लेफ्ट आर्म बॉलर जो परमानेंट आ सके, ऐसा कोई बॉलर अभी तक आया नहीं है टीम इंडिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए विशाल जी, होता यह है कि जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है वो अगर किसी भी राइट आर्म बॉलर के मुकाबले की ही बॉल डाल रहा है, इवन स्किल में भी बिल्कुल बराबर का है, तो भी लेफ्ट आर्म बॉलर को पहले प्राथमिकता मिलती है और उसको पहले खिलाया जाता है, क्योंकि उसका जो गेंदबाजी का जो मैंने बोला रिलीज पॉइंट जो होता है, जो एंगल होता है, वो एकदम अलग होता है। ज्यादातर बल्लेबाजों को बाएं हाथ के गेंदबाजों को खेलने की आदत होती नहीं है नेट्स में, इसलिए कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल होते हैं। बट मुझे ये लगता है कि गेंदबाज दाएं हाथ का हो या बाएं हाथ का हो, अगर उसके अंदर स्किल नहीं है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने की अगर क्षमता नहीं है, तो मुझे लग रहा है सिर्फ एंगल चेंज करने के लिए अगर किसी को मौका मिले, क्योंकि
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में बहुत फर्क है। टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेना पड़ता है, बल्लेबाज विकेट देते नहीं है। T20 और वनडे में तो आप डॉट बॉल फेंक के निकल जाते हैं, और वहां पे आपको आपके पीछे जब भी कोई बैट्समैन जाता है तो गलती करके अपना विकेट दे जाता है, मगर टेस्ट क्रिकेट में ये होना नहीं है। तो मुझे लग रहा है अगर टीम मैनेजमेंट है, बॉलिंग कोचेस हैं, उन्होंने बहुत पार्थ नटराजन को देखा है और उनको लगता है कि हाँ, इनके अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने की क्षमता है, तो जरूर इनको टी नटराजन को मौका देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नयापन जरूर ये लेके आएंगे। बिल्कुल, टी नटराजन को मौका मिलेगा या नवदीप सैनी को या शार्दुल ठाकुर को, इन सब पे चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हैं? करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं अपने खास शो में सिडनी में संकट। संकट सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं है, संकट है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए भी, कि जॉर्ज बर्न्स बाहर हो गए हैं और डेविड वार्नर को टीम में लाया जरूर गया, लेकिन डेविड वार्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कह दिया है कि मैं 100% श्योर नहीं हूं कि मैं खेलूंगा या नहीं। इस सब पे चर्चा करेंगे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, जिस तरह से कहा है डेविड वार्नर ने कि मैं फिट हूं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं टीम में हूं, मैं खेलूंगा नहीं, ये आखिरी फैसला मैनेजमेंट लेगा। मुझे लगता है एक मेंटल प्रेशर भारतीय गेंदबाजों को देने के लिए डेविड वार्नर का नाम टीम में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, मुझे नहीं मालूम कितने प्रतिशत फिट है वो, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैच की पूर्व संध्या पे जब टीम अनाउंस हो तो टीम में उनका नाम भी ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इस बात को लेके बहुत मजबूती से बोलना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो टीम है, जितना क्रिकेट वो ग्राउंड के अंदर खेलते हैं उससे ज्यादा क्रिकेट वो ग्राउंड के बाहर खेलते हैं, जो कि मानसिक तौर पे किसी भी टीम को हराने के लिए मुझे लग रहा है उनकी स्ट्रेटेजी आज से नहीं कई सालों से जो है वो चल रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जब टीम अनाउंस हो तो हो सकता है डेविड वार्नर का नाम ही ना हो, कि आप भैया डेविड वार्नर के बारे में बात करते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठ के योजनाएं बनाते रहे और उसके बाद हम किसी और खिलाड़ी को खिलाते। मगर फिर भी मुझे लगता है कि पिछली बार इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आई थी, और बीइंग अ सीनियर मेंबर जो डेविड वार्नर टीम में है, और जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल चल नहीं रही, जो कि स्टीव स्मिथ पे बहुत ज्यादा निर्भर है, मुझे लग रहा है कि डेविड वार्नर ने जिस तरह से बात की कि मैं अगर फिट नहीं भी होऊंगा 100% तो भी मैं खेलूंगा, तो मुझे लग रहा है वो टीम मैनेजमेंट जरूर चाहेगा कि अगर वो खेल सकते हैं, कोई भी 1% भी अगर चांस है कि वो टीम में खेल सकते हैं, तो जरूर उनको जो है टीम में खिलाया जाएगा, क्योंकि लगातार 2 सीरीज हारने का जो है अनुभव ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम लेना नहीं चाहेगी कि लगातार इंडिया से 2 सीरीज, वो भी होम सीरीज हार जाए। देखिए, बात ठीक है, ये बात हो गई ऑस्ट्रेलिया की। हम लोग बात कर रहे थे नटराजन, शार्दुल और नवदीप की। इन तीनों में बेस्ट आपको कौन लगता है? अगर आपसे कहा जाए कि एक प्लेयर को आपको चुन के टीम इंडिया में 11 में रखना, तो आप किसको चुनेंगे?
देखिए मैं एकदम स्पष्ट हूँ इसके चीज के लिए कि जब पहली बार आपने 15-16 सदस्यों का स्क्वाड अनाउंस किया था, उसमें नवदीप सैनी आपकी फर्स्ट चॉइस थे, तो मुझे लग रहा है आपको नवदीप सैनी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी जो दोनों खिलाड़ी हैं वो आपको स्टैंड बाई जो खिलाड़ी थे उनको आपने टीम में लिया। तो मुझे लग रहा है नवदीप सैनी पे आपने पहले भरोसा किया था, तो उस पर आप भरोसा दिखाइए। और देखिए अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छा उनका कद है, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे अच्छी हाइट से अगर बॉल जाएगी, अच्छा बाउंस मिलेगा, स्पीड उनके अंदर अच्छी, मुझे लग रहा है कि नवदीप सैनी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल नवदीप सैनी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए कि नवदीप सैनी का वनडे का रिकॉर्ड देखा जाए, जिस तरह से वो लगातार खराब परफॉर्म करते आ रहे हैं, आईपीएल भी उनका कुछ अच्छा गया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा है कप्तान को, भरोसा है मैनेजमेंट को, भरोसा है कोच का, तभी वो टीम में है, 15 के सदस्य में गए हैं। लेकिन नटराजन ने भी कुछ अच्छा ही किया है, तभी नटराजन भी टीम में आए हैं। तो एक कड़ी फाइट है बॉलिंग में, ये बहुत अच्छी फाइट है, ये खराब फाइट नहीं है, ये बहुत अच्छी फाइट है भारत के भविष्य के लिए। जिस तरह से एक पोस्ट के लिए 3 अप्लाई हैं, वहां पर नवदीप भी है, शार्दुल भी है। अगर भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से सैयद मुश्ताक अली में वापसी कर रहे हैं, तो उसका भुवनेश्वर कुमार को भी अच्छा परफॉर्म करना होगा टीम में वापस आने के लिए, अगर बात की जाए तो। जी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह से युवा गेंदबाज निकल रहे हैं, और अभी तो देखिए अगर आप घरेलू क्रिकेट देखेंगे तो पूरी लाइन लगी है युवा तेज गेंदबाजों की। मुझे लग रहा है कि अभी तो जो टीम को, आपको ईशांत शर्मा की भी बात करते, उमेश यादव की भी बात करते, शमी की भी बात करते, मुझे लग रहा है 1 से 1.5 साल लगेगा और पूरी क्रिकेट टीम, शायद बुमराह खेलेंगे इस टीम में, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और गेंदबाज खेलेगा, क्योंकि पूरी बॉलिंग जो है वो नए युवा तेज गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे उभर के आने वाले गेंदबाज हैं, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जो है वो अपनी जगह बनाएंगे टीम में। बिल्कुल, जैसे मेरठ के एक बॉलर गए हैं बॉल बॉय, मतलब नेट बॉलर बन के, कार्तिक त्यागी, उनके लिए विराट कोहली ने कहा कि ये बिल्कुल मुझे अगला मैकग्राथ और काफ़ी बड़े बड़े नामों से तुलना कर दी, जो हाइट है, जो बाउंस मिला, तो ये उस लड़के के लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार्तिक त्यागी सैयद मुश्ताक अली में भी इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे नेट बॉलर है ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में, तो एक बहुत बड़ी बात है ये कार्तिक त्यागी के लिए कि इस युवा बॉलर को भारतीय राष्ट्रीय टीम का कप्तान आपसे कह रहा है कि आप बिल्कुल मैकग्राथ की तरह दिख रहे हैं और आप जैसे बॉल फेंक रहे हैं, तो कहीं ना अच्छी बात है ये। और विराट कोहली अगर नज़र में है तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ऐसे युवाओं को मिलने वाला है। वहाँ कमलेश नगारकोटी, शिवम मावी, ऐसे तमाम आईपीएल के युवा लोग जितने गए थे, नटराजन भी उन्हीं में से, नटराजन भी नेट बॉलर के रूप में ही गए थे और टीम में आ गए, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन है ऐसे लंबे टूरों पर नेट बॉलर के रूप में भेजना और प्लेयर्स को उन्हीं में से चूज करके वहीं खिला देना। बहुत अच्छा निर्णय है ये बीसीसीआई का। बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय है। देखिए इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये कोरोना की वजह से बायो बबल्स वाला जो रूल था, इसकी वजह से भी मुझे लग रहा है ये इनको चीज करनी पड़ी थी, नहीं तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कोई बैकअप के लिए इंडिया से वापस बुलाते तो उनको क्वारंटाइन कराना पड़ता थोड़े दिन, तो फिर वो टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हो नहीं पाता। बट मुझे लग रहा है ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। आगे भी कोई विदेशी दौरा होता है, बड़ा दौरा होता है, तो इंडियन टीम को यही चीज फॉलो करनी चाहिए। 2-3 फास्ट बॉलर को जरूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे जितने भी टूर्स होते हैं उसमें कोई ना कोई फास्ट इंजर जरूर होता है। तो मुझे लग रहा है ये अच्छी स्ट्रेटजी है और युवाओं को जरूर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और कल किसको मौका मिलेगा, ये मतलब 7 तारीख को किसको मौका मिलेगा ये कल पता चल जाएगा। 24 घंटे पहले टीम अनाउंस हो जाती है। कल अजिंक्य रहाणे की ब्रिगेड में कौन कौन होगा। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हम लोगों से। तो हम लोग आज बात कर रहे थे सिडनी में संकट की। जिस तरह से सिडनी में लगातार कोरोना, बायो बबल और चोट लगने का सिलसिला जारी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम दोनों चाहेंगे कि ये टेस्ट की शुरुआत अच्छे से हो। 7 तारीख को किसको किसको जगह मिली है टीम में, ये कल आपको पता चल जाएगा जब बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वहां पर कोच और अजिंक्य रहाणे जब अनाउंस करेंगे कौन प्लेइंग 11 के साथ वो उतरने वाले हैं। इन सब पे नजर बनी रहेगी। फिलहाल के न्यूज़ में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।